टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर में आज हम बात करेंगे स्पेशियल फैक्टर्स का, दैट मीन्स रीजनल फैक्टर्स। किसी एक पार्टिकुलर रीजन में लैटिट्यूड, लैंड, वाटर, रिलीफ फैक्टर्स जैसे माउंटेन्स हो गए एंड नेचर ऑफ सरफेस का क्या रोल रहता है टेम्परेचर मॉडरेशन में। लैटिट्यूड की बात करें तो हम जानते हैं कि इक्वेटर पे सन ओवरहेड होता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम इंसोलेशन, मैक्सिमम हीटिंग इक्वेटर पे होती है। एंड जैसे जैसे आप टुवार्ड द पोल जाते हैं ये हीटिंग कम होते जाती है, इसलिए टेम्परेचर डिक्रीज करता है फ्रॉम इक्वेटर टू पोलवार्ड। एल्टीट्यूड की अगर बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे आप अपर लेयर में जाते हैं ट्रोपोस्फेयर के, तो यहाँ पर लैप्स रेट जो है वह आपका 6.5 है, दैट इज़ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर डिक्रीज़ कर जाता है। यह इसलिए भी होता है क्योंकि हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर का हीटिंग जो 85% है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन की वजह से होता है। एंड सिंस लोएस्ट लेयर में सबसे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, इट मीन्स सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है मॉलिक्यूल की, इसलिए सबसे ज़्यादा ये हीटेड होते हैं। इसके बाद जैसे जैसे मॉलिक्यूल डिक्रीज़ करता है अपर हाइट पे, वैसे वैसे यहाँ पे डेंसिटी भी डिक्रीज़ करता है एंड डेंसिटी डिक्रीज़ करने की वजह से टेम्परेचर भी डिक्रीज़ करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर की बात करें तो हम ये जानते हैं कि लैंड वाटर के रेस्पेक्ट में अगर हीटिंग की बात करते हैं तो फॉर द सेम अमाउंट ऑफ लैंड एंड वाटर, फॉर द सेम अमाउंट ऑफ हीट, जो लैंड है इसका हीटिंग बहुत जल्दी होता है वाटर की रेस्पेक्ट में। जितना फास्ट लैंड जो है वो रेडिएशन को एब्जॉर्व करता है उतना ही फास्ट या उसे रेडिएट भी करता है, एंड रेडिएट करने की वजह से इसकी कूलिंग होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कूलिंग की भी बात करें तो रेट ऑफ कूलिंग जो लैंड का होगा वह वाटर की रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगा। रीजंस की बात करें तो वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, तो अगर सन रेडिएशंस की बात करेंगे तो ये बहुत ही डेप्थ तक जा पाता है वाटर में। लेकिन अगर सॉइल की बात करेंगे तो सॉइल ओपेक होता है इस लाइट के लिए, इसलिए लाइट जो है वो केवल अपर लेयर ऑफ सॉइल में ही कंसनट्रेटेड हो जाता है। बल्कि इसके रिस्पेक्ट में अगर वाटर की बात की जाए तो यह हीट सरफेस से के साथ साथ ये बहुत ही डीपर लेयर तक जाता है। इट मीन्स हीट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, केवल एक थिन मार्जिन पे कंसनट्रेटेड नहीं है। बात करते हैं स्पेसिफिक हीट का, तो स्पेसिफिक हीट होता है कि 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करना है तो किसे ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप देखेंगे तो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पर हीट जो है वो कंडक्ट करता है पार्टिकल बाय पार्टिकल एंड बहुत ही जल्दी सॉलिड का टेम्परेचर राइज कर जाता है। लेकिन अगर लिक्विड की बात करें, वाटर की बात करें, तो यहाँ पर बहुत सारे इंटर स्पेसेस होते हैं जो इन मॉलिक्यूल्स को बॉन्ड करके रखते हैं। तो जो हीट एनर्जी वाटर को मिलता है वो इंटर स्पेस जो अट्रैक्शन है इसको तोड़ने में ही लग जाता है, इसलिए इनका टेम्परेचर राइज नहीं कर पाता। तो हम ये कहते हैं कि स्पेसिफिक हीट जो है, यानी कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो वाटर को लगेगा वो ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड और लैंड। यह जो हीट है यही ब्रेक करता है इन बॉन्ड्स को, और बॉन्ड्स को ब्रेक करने के बाद ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये धीरे धीरे बाहर निकल सकते हैं। आगे बात करते हैं इवापोरेशन का। तो लैंड के रिस्पेक्ट में अगर वाटर को देखते हैं तो हमने जैसे देखा कि इसके बॉन्ड्स बहुत ही ईजिली ब्रेक कर जाते हैं हीट की वजह से, एंड वाटर के मॉलिक्यूल बहुत ही ईजिली स्पेस में चले जाते हैं। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के फॉर्म में स्पेस में चला जाता है, इसलिए वाटर उतना ज़्यादा हॉट नहीं हो पाता या उतना टेम्परेचर राइज नहीं कर पाता जितना कि लैंड का टेम्परेचर राइज कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर इवापोरेशन नहीं होता या बहुत ही कम होता है। फर्दर अगर वाटर की बात करें तो इनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, डिस्टेंस पे होते हैं, इसलिए जब भी कभी इनका टेम्परेचर राइज करता है तो अगर ये वाटर का टेम्परेचर हाई हो गया है एंड इसके बगल का टेम्परेचर लो है तो ये आपस में मिक्सिंग बहुत ही ईजिली कर पाते हैं। तो हम कहते हैं कि वाटर इज़ फ्लूइड, हाईली फ्लूइड, ये मूव कर सकते हैं। तो हीट यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है
जैसे ओशन वेव्स हो गए, टाइड्स हो गए, करंट्स हो गए, इन फॉर्म्स में। लेकिन अगर सॉलिड की बात करें, लैंड की बात करें, तो यहाँ पर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते। इसलिए जिस एरिया में रेडिएशंस इम्पैक्ट कर रहा है उस एरिया का टेम्परेचर सडनली बहुत ज़्यादा राइज कर जाता है। फर्दर एज ओशन करेंट्स देखा जाए तो वाटर के टेम्परेचर राइज ना करने का एक रीज़न ये भी है कि अगर इक्वेटोरियल रीजन की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है वाटर का, यह वाटर टुवार्ड द पोल ट्रेवल करता है, और पोल पे जो कोल्ड वाटर्स हैं ड्यू टू लो टेम्परेचर, जो यहाँ पे आइस की वजह से और भी टेम्परेचर लो हो गए हैं, ये डेंस वाटर होते हैं, इनकी डेंसिटी हाई होती है, ठंडे वाटर हैं, मॉलिक्यूल ज़्यादा क्लोज क्लोज हैं, तो ये धीरे धीरे इक्वेटर के पास आते हैं और इसे रिप्लेस करते हैं। इस तरह से जो वार्म वाटर है यह अपर लैटिट्यूड्स में जाता है, और पोलर एरिया का कोल्ड वाटर करंट जो है वो वार्म एरिया पे आता है, और इस तरह एक दूसरे के टेम्परेचर को ये मॉडरेट करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं। इन रीजन्स की वजह से कह सकते हैं कि रेट ऑफ हीटिंग अगर लैंड की देखा जाए तो यह ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ड्यू टू ऑल दिस फैक्टर्स। टेम्परेचर मॉडरेशन में एक और रोल देखते हैं प्रिवेलिंग विंड्स का। प्रिवेलिंग विंड्स क्या है? जैसे एक लैंड सरफेस हो गया, जैसे एक डेजर्ट एरिया मानते हैं हम, तो यहाँ से जो विंड है वो बाहर की तरफ जाती है, लैंड से बाहर की तरफ, ओशन की तरफ जाती है। तो जो विंड लैंड से ओशन की तरफ जाए इसे ही हम ऑफशोर विंड कहते हैं। तो यह जो ऑफशोर विंड है इसकी वजह से क्या होता है कि अगर यहाँ पर कोल्ड करंट है तो इनकी जो कोल्डनेस है ये इसे भी लैंड कोस्टल एरिया से दूर लेके जाएगा। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को क्लाउडीनेस ऑफ द स्काई भी बहुत हद तक इम्पैक्ट करता है, क्योंकि देखिए समर सीजन में क्या होता है कि हम जानते हैं कि इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा हीटिंग होती है। इस हीटिंग की वजह से यहाँ पर क्लाउड्स की फॉर्मेशन होते हैं, एंड क्लाउड्स की वजह से क्या होता है कि जो सनलाइट है ये मैक्सिमम रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, और इसलिए जो इक्वेटोरियल रीजन का टेम्परेचर उतना राइज नहीं कर पाता। यही चीज़ अगर सब ट्रॉपिकल रीजन में देखेंगे, यहाँ पर जो डेजर्ट्स हैं, यहाँ डेजर्ट्स पे कोई भी क्लाउड नहीं होता है। कोई भी क्लाउड ना होने की वजह से बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ रेडिएशन सरफेस पे आता है, और यह एब्जॉर्ब होकर इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। तो जनरली ये देखा गया है कि ड्यूरिंग द समर टाइम जो ट्रॉपिकल एरिया है इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेटोरियल रीजन, ओनली बिकॉज क्योंकि डेजर्ट रीजन में यहाँ पर क्लाउड्स का फॉर्मेशन नहीं होता है सब ट्रॉपिकल रीजन में, बट इक्वेटर में क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है जो कि बहुत सारे सन रेडिएशंस को वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। इवन अगर ह्यूमिड रीजन की बात अगर हम करते हैं तो ह्यूमिड रीजन में क्या होता है कि बहुत सारे वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में होते हैं, जिसकी वजह से टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस इन वाटर वेपर्स में एब्जॉर्ब हो जाता है और ये स्काई में नहीं जा पाता। तो होता ये है कि ह्यूमिड रीजन में टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, बट अगर यही क्लियर स्काई हो जैसे कि डेजर्ट एरिया में देख सकते हैं तो यहाँ पर ऑट रेडिएशन भी बहुत ही फास्ट होता है। जब ये ऑट रेडिएशन भी बहुत ही फास्ट होगा तो होता ये है कि नाइट्स की बात करेंगे तो टेम्परेचर डेजर्ट एरिया में कम होगा विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ऑफ ह्यूमिड रीजन। माउंटेन बैरियर्स भी टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पैक्ट करते हैं। जैसा हम जानते हैं कि हिमालय माउंटेन रेंज जो इंडिया का है इसके नॉर्थ में तिब्बतन प्लेट्यू है। यहाँ से जो कोल्ड एयर वेव्स होते हैं यह हिमालय माउंटेन इसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे नहीं आने देता है। जैसे कि देख सकते हैं आप, ये इतने हाई माउंटेन्स हैं कि एयर ये इन माउंटेन्स के पास तक ही रह जाता है। नेचर ऑफ सरफेस की बात करते हैं तो अगर आइस की बात करें तो हम जानते हैं कि आइस का एल्बिडो 80 to 90% होता है। यह सरफेस इतना ब्राइट होता है, इतना वाइट होता है कि जो भी रेडिएशन आता है ये 80 to 90% रिफ्लेक्ट बैक होकर स्काई में चला जाता है। इसलिए सिंस यहाँ पे हीट यहाँ पे नो नहीं होता है, नो रिटेंशन ऑफ हीट होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो गैसेस के पार्टिकल हैं इनका भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो पाता है।
इसलिए स्नो एरिया में अगर आप दोपहर की भी बात करेंगे, जब सन दिख रहा है तब भी यहाँ पे एयर ठंडी ही रहती है, ये ज़्यादा गर्म नहीं होती, क्योंकि एनर्जी ही नहीं है सरफेस के पास हीट करने के लिए इसे। सिमिलरली अगर आप किसी डार्क एरिया की बात करें, जब वेजिटेशंस हैं, ग्रासेस हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी रेडिएशन आ रहा है ये सब का सब अब्जॉर्ब हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ग्रासलैंड की बात किया जाए तो ग्रासलैंड का टेम्परेचर ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू आइस, या जो भी ब्राइट सरफेस हो गया, अगर सरफेस के कैरेक्टरिस्टिक की नेचर की बात करते हैं। रिलीफ फीचर की बात करते हैं माउंटेन रेंजेस का, तो हम यह चीज़ देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप हाइट में ऊपर जाएंगे तो ज़्यादा डेंसिटी के जो गैसेस मॉलिक्यूल हैं, वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड हैं, वो नीचे सरफेस के साथ ही रहते हैं, एंड इसलिए यहाँ की डेंसिटी ज़्यादा होती है। लेकिन आप ऊपर जाते हैं, जैसे माउंटेन रीजन में देखेंगे तो यहाँ पे डेंसिटी कम होगा गैसेस मॉलिक्यूल का। तो होता ये है कि जो रेडिएशन आता है ये मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड में जब जाता है तो यह जो वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियरली 15% ऑफ दिस ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए सरफेस की हीटिंग उतनी नहीं हो पाती जितना मॉन्टेनियस रीजन में हो पाता है। सिमिलरली अगर माउंटेन्स की बात करते हैं तो इन द नाइट टाइम, सिंस यहाँ पर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स नहीं है वाटर वेपर के एंड सरफेस पे बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को फिर से ये रोक लेता है एंड सरफेस का टेम्परेचर हाई रहता है। लेकिन माउंटेन के टॉप की अगर बात करें तो ये जितना फास्ट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया था इन्होंने ड्यूरिंग द डे टाइम, उतना ही फास्ट इनका रेडिएशन नाइट टाइम में होता है, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ऑफ गैस बहुत ही कम है, इसलिए टेम्परेचर इनका बहुत जल्दी डिक्रीज़ कर जाता है। नॉर्थन हेमिस्फीयर की अगर बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि सन मैक्सिमम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक आ पाता है ओवरहेड, इसके बाद सन ऊपर नहीं जा पाता, बस ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक ही रहता है। तो इसके अगर हीटिंग की बात करें, रेडिएशंस की बात करें, तो अगर हम हिमालय माउंटेन की बात करते हैं तो इस हिमालय माउंटेन के दो फेसिंग हैं। एक आपका ये नॉर्थ फेसिंग है जो कि तिब्बत साइड से पड़ रहा है, और एक आपका साउथ फेसिंग है जो इंडिया साइड से पड़ रहा है। तो यहाँ पर रेडिएशन का जो मैक्सिमम अमाउंट है वो साउथर्न फेस पे ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थर्न फेस। इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो साउथर्न फेस है यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, एंड जो नॉर्थर्न फेस है, जो लीवार्ड साइड है, जो बैकवर्ड साइड है माउंटेन का, वहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो माउंटेन बैरियर्स की वजह से भी टेम्परेचर में वेरिएशन होता है। कन्वेक्शन एंड टर्बुलेंस को हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सरफेस पे जो एयर के मॉलिक्यूल हैं ड्यू टू कंडक्शन यहाँ अर्थ के सरफेस से हीट लेते हैं एंड इनकी डेंसिटी कम हो जाती है, ये एक्सपैंड करते हैं एंड इसकी वजह से ये राइज़ करते हैं। डेंसिटी कम होने की वजह से जब ये राइज़ करते हैं तो यहाँ वैक्यूम क्रिएट होता है, एंड इस वैक्यूम को फिल करने के लिए जो आस पड़ोस का जो एयर है एंड जो ऊपर के कूलर एयर हैं वो नीचे आते हैं, एंड इस तरह से यह एक कन्वेक्शन सेल यहाँ पर सेट हो जाता है। तो इंटेंस डे टाइम हीटिंग की वजह से सरफेस प्रोड्यूस करता है कन्वेक्शन करंट को इन द एटमॉस्फेयर, एंड जिसकी वजह से हीट अपर लेयर तक जा पाता है। इस तरह ये जितने भी प्रोसेस हैं ये हेल्प करते हैं टेम्परेचर ऑफ पार्टिकुलर एरिया को मॉडरेट करने में।